बीरप्पा जी ने ओबेसिटी के बारे में पूछा है। बाकी लोग भी अपना सवाल पूछे। डायबिटीज फाइल 1। जाकिर ने लिखा सबको ट्रेनिंग से सिखा दिया। ओके। कोलेजन किस एज में स्टार्ट कर देना चाहिए? आईबीएस, कैलमेटी। ओके। पहला सवाल आया ओबेसिटी के बारे में। मोटापा एक कॉमन कॉमन ही कहा जा सकता है। 40 के बाद, 40 के आसपास में लोगों का वजन बढ़ने लगता है, खास करके शहर में जो सिटिंग जॉब में है, जिनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है। आजकल ज्यादातर ज्यादातर काम ही सेडेंट्री है, क्योंकि मशीन और टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया। तो 40 के आसपास में ओबेसिटी लोगों को हो ही जाती है। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक जो बहुत बड़ा कारण है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सभी ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में सुना है। आप सब ने एनएमएन के बारे में सुना है। हमारे हर सेल में, ज्यादातर सेल में 2000 से 3000 या फिर 4000 तक के माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एनर्जी प्रोडक्शन होती है। वहां पे ग्लूकोज ऑक्सीजन मिक्स होती है, और इस रिएक्शन को एनएडी प्लस मदद करती है, और बॉडी में हमारे लिए एनर्जी बनता है। 40 के आसपास में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम हो जाती है। एनएडी प्लस की मात्रा भी धीरे धीरे कम होती है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, एनर्जी प्रोडक्शन करने का जनरेटर की कमी है। माइटोकॉन्ड्रिया को जनरेटर कहा जा सकता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया की कमी के कारण एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, एनएडी प्लस के कमी के कारण एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन ग्लूकोज आपके बॉडी में भरपूर मात्रा में है। वो जो ग्लूकोज आपके बॉडी में है, जो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो फिर जमा होने लगता है। वैसे भी हम लोग रोजाना 20-25% ग्लूकोज वाला फूड ज्यादा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं। अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा भी होती, तब भी हम ग्लूकोज ज्यादा लेते हैं। यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जमा होने की रफ्तार भी बढ़ती जाती है, और काम करने का रफ्तार धीरे धीरे और भी कम होती है। ये दोनों ही चीज आपके वजन बढ़ाता है। कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ग्लाइकोजन के हिसाब से स्टोर होगा, फिर फैट के हिसाब से स्टोर होगा, यानी फैट जमा होने का जो संभावना है वो बहुत बढ़ती जाती है, और एनर्जी बनाने का जो ताकत है शरीर का वो बहुत कम हो जाती है। उसके बाद जो हमारे खाने का पैटर्न है, उसमें ऑयल ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। हमारे जो डेली लाइफस्टाइल है, मूवमेंट एक्टिविटी नहीं है, हम डिनर बना लेते हैं, यानी सुबह से लेकर रात तक हम जो कुछ भी करते हैं, वो सब कुछ हमारे वजन बढ़ाने में मदद करती है। तो इसका पहला रूल है, नंबर 1 रूल, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। आप बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि मैं एक बार खाना खाऊंगा तो वजन कम हो जाएगा। खाना खाने से भी बॉडी एनर्जी ज्यादा खर्च करती है। जो खाना हम खाते हैं उसको हजम करने के लिए बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करती है। तो अगर आपने खाना खाने का काम 4 बार किया तो बॉडी 4 बार एनर्जी खर्च करेगी। एक बार किया तो एक ही बार करेगी। सो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, ब्रेकफास्ट, लंच, सपर एंड डिनर। ब्रेकफास्ट बड़ा, लंच छोटा, सपर छोटा, डिनर एकदम से छोटा। हर बार में फ्रूट्स, वेजिटेबल, फाइबर सब ज्यादा ले, पानी ज्यादा पिए। कार्बोहाइड्रेट को और तेल को एकदम कम रखें। फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का खाना, फाइबर, पॉलिश्ड खाना, इन चीजों को जितना हो सके कम करें। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें। पहला प्रोडक्ट, सुबह उठ के खाली पेट में फिटनेस वन और एसबीटीसी जूस। एसबीटीसी से भी शुरू कर सकते हैं, उसके बाद फिटनेस वन। फिर ब्रेकफास्ट के बाद आप लिवर वन कैप्सूल ले लीजिए, उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। लंच के 1 घंटा पहले आपने कार्ब काट वन लेना है। इससे ग्लूकोज की रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी, और साथ में आपने एक मल्टीविटामिन ले लिया।
शाम को फिर से आपने फिटनेस वन ले लिया, आफ्टरनून को भी ले सकते हैं। डिनर से पहले आप फिर से कार्ब कट वन ले लेना। तो इस तरह से आप अपने दिन को प्लान कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन अगर आप फास्टिंग करेंगे तो उससे मदद मिल सकती है। तो इस तरह से लाइफस्टाइल, फूड, इन सबको मॉडिफाई करना है और साथ में सप्लीमेंट्स को कॉम्बिनेशन में बेहतरीन तरीके से लेना है। डायबिटीज के बारे में मुन्ना जी ने पूछा। डायबिटीज के बारे में जानना जरूरी है और थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। डायबिटीज को मेडिकल साइंस में बीमारी नहीं कहा जाता है, इसको एक लक्षण कहा जाता है। हमारे ब्लड में एक लिमिट में ब्लड शुगर रह सकती है। जो भी खाना हम खाते हैं उससे जो भी ग्लूकोज बनती है वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाती है, फिर ब्लड उसको पूरे बॉडी में पहुंचाती है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी वक्त में आपके शुगर 200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, mg/dl, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, एवरेज में बता रहा हूँ। या फिर रैंडम में अगर आप देखो 140 160 के अंदर में होना चाहिए। ये शुगर तब बढ़ता है जब आपके ब्लड में तेजी से ग्लूकोज आ रही है, तब बढ़ सकता है। या फिर जब ब्लड में मौजूद ग्लूकोज बॉडी यूज नहीं कर पा रही है, तब बढ़ता है। और दोनों ही सिचुएशन डायबिटीज में होता है। यानी आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में रह जाती है और आपका बॉडी उसको यूज नहीं कर पाती। यूज ना कर पाने का रीजन है कि ये ग्लूकोज सेल के अंदर में घुसना चाहिए और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में जाके ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगी, ये आपके लिए एनर्जी बनाएगी। अब ग्लूकोज के लिए एक अलग सा दरवाजा है सेल में, हर सेल में एक अलग दरवाजा है। वो दरवाजा इंसुलिन खोलता है। जब आपका पैंक्रियास कमजोर हो, इंसुलिन कम हो, इंसुलिन कमजोर भी है, कम भी है, संख्या में भी कम है, या फिर वो ग्लूकोज के दरवाजा में गड़बड़ी है, इन सारे कारणों से ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं घुस पाती। अब ये बीमारी दो कारण से हो सकते हैं। पहला कारण है अगर आपके बॉडी में इंसुलिन है ही नहीं, इसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, कम उम्र के बच्चों को होता है। इसका एक ही इलाज है, आपको बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। दूसरा, इंसुलिन है लेकिन कम है या फिर कमजोर है, ये टाइप 2 डायबिटीज है। ये एडल्ट्स को होते हैं। सो डायबिटीज ब्लड शुगर ज्यादा होने से होता है और उसका कारण है इंसुलिन ना होना, कम होना, इंसुलिन का सेंसिटिविटी कम होना, और इंसुलिन का जो ताला है सेल में या फिर ग्लूकोज का जो गेट है उसमें गड़बड़ होना। इन्हीं कारणों से डायबिटीज होती है। पहले कहा जाता था डायबिटीज का कारण पैंक्रियास की इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन से होती है। आज के टाइम में ऑटोइम्यून डिजीज से भी डायबिटीज हो रही है, यानी आपका इम्यून सिस्टम आपके पैंक्रियास पर हमला करता है। अब इसका पहला इलाज है सेम, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील। आप थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाएं, कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड। दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए ताकि बॉडी में जितना एनर्जी वो बर्न हो। जितना एनर्जी आप खर्च करोगे बॉडी उतना एनर्जी दोबारा बनाएगी। कुछ चीजों को ज्यादा खाना है, कुछ चीजों को कम खाना है। जो ज्यादा खाने वाली चीजें वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, और वो फ्रूट्स है जिसमें शुगर वैल्यू कम है। नाशपाती ले सकते हैं, थोड़ा सा एप्पल ले सकते हैं, इनमें कैलोरी वैल्यूज कम है। ग्रेप्स ले सकते हैं। प्रोटीन आप सर्टेन अमाउंट का ले सकते हैं। तेल, नमक और चीनी ये जितना हो सके कंट्रोल में रखें। अब शुगर को कंट्रोल करना आसान है। आप दो चार दवाई ले लो, थोड़ा सा खाने पीने में रेस्ट्रिक्शन करो, आपको शुगर कंट्रोल हो जाएगा। जो बड़ा मुसीबत है वो है डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन। एक फोटो दिखाना चाहूंगा आप सभी को। शुगर को कंट्रोल करना आसान है, खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करना वो भी आसान है, दो चार मेडिसिन यूज करना वो भी आसान है। लेकिन एक्चुअल जो मुसीबत है वो है कॉम्प्लिकेशंस। आपकी शुगर अगर कॉन्स्टेंटली 200 250 के बीच में है, इसको डायबिटीज कहा जाएगा, लेकिन इससे किसी की जान नहीं जाती, डेथ नहीं होती। डेथ होने का रीजन है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज।
मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का शुगर नापा, सारे पांचों 600 के आसपास में है, और उनको पता भी नहीं चल रहा है। तो डेथ इन डायबिटीज इज नॉट बिकॉज ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया, शुगर ज्यादा होने से डेथ नहीं होती। डेथ होने का रीजन आपके स्क्रीन में है। डायबिटिक फुट अल्सर, पैरों में थोड़ा सा घाव वाव होगा, इन्फेक्शन होगा, गैंग्रीन होगा, अल्सर होगा, उसको काटना पड़ेगा। आंखों की कॉम्प्लिकेशंस, लोग ब्लाइंड भी हो जाते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी, नार्व डैमेज होती है, पैरालिसिस भी होती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी डैमेज हो सकती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज सबसे बड़ा कारण यही है, हार्ट अटैक। कॉग्निटिव डेफिसिट, ब्रेन के फंक्शंस कमजोर होना। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। डायबिटिक रेटिनोपैथी, आपका रेटिना खराब हो जाएगा। और स्ट्रोक। ज्यादातर केसेस में कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, इन्हीं कारणों से डायबिटिक पेशेंट की डेथ होती है। शुगर ज्यादा होने से नहीं होती है। अब डायबिटीज के लिए हमने कुछ आपको अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल और टिप्स बताएं। उसके साथ में आप प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, आपके मेडिसिन साथ में हमारा डायबिटल 1, एसबीटीसी जूस, लिवर 1 कैप्सूल। इनसे आप शुगर को कंट्रोल में ला सकते हैं। कार्ब काट 1 भी उसी में है। और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे मैंने दिखाया, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, नेफ्रोपैथी, फुट अल्सर, इनको कंट्रोल करने के लिए आपको रेलेवेंट प्रोडक्ट सजेस्ट करने होंगे, जैसे ब्रेन 1, आई 1, हार्ट 1, एक्सेट्रा। सो डायबिटीज में डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट्स देने हैं, डॉक्टर्स के प्रोडक्ट्स को साथ में यूज करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट्स को फॉलो करना है, और डायबिटल 1, कार्बकाट 1, एसबीटीसी, लिवर 1 के साथ साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस के प्रोडक्ट्स भी देने हैं। एक और सवाल आया, अमित जी का सवाल है एंडोमेट्रियोसिस, ये बाद में डिस्कस करेंगे, कॉमन वाला सवाल पहले ले लेते हैं। अमित जी, आप 10-20 मिनट के बाद अपना सवाल दोबारा से पोस्ट करना। पाइल 1 के बारे में किसी ने लिखा है कि पाइल 1 कैसे लेना है। पाइल 1 पाइल्स के लिए, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया जाता है। उसमें 67 कैप्सूल्स आते हैं। 7 कैप्सूल ग्रीन कलर के हैं, आई मीन 7 कैप्सूल्स आर ऑफ ग्रीन कलर, और 60 कैप्सूल्स ऑरेंज रेड कलर के हैं। जो ग्रीन कलर के कैप्सूल्स हैं वो आपको हर रात को सोने के टाइम पे एक एक लेना है। तो इन 7 days दोज विल बी ओवर। 8वें दिन से सुबह शाम आपको एक एक या दो दो ऑरेंज रेड कलर के कैप्सूल लेने हैं। इसके साथ जो बेस्ट सपोर्टिव प्रोडक्ट है, एसबीटीसी, जीपीएम शिराप, लिवर 1 कैप्सूल। सूरज जी ने लिखा है कोलाजन किस उम्र में यूज कर सकते हैं। कोलाजन आप कभी भी यूज कर सकते हैं, इससे न्यूट्रिशन, ये 15-20 सालों में भी यूज किया जा सकता है। लेकिन बॉडी में कोलाजन की मात्रा जो कम होने लगती है, वो 30 के आसपास से कम होने लगती है। वो नाखूनों में, बालों में, स्किन में, जॉइंट्स में, हर जगह पे कम होने लगती है। तो 30 में हम यूज कर सकते हैं। जमीलुद्दीन जी ने लिखा है आईबीएस में कौन सा प्रोडक्ट देना है। आईबीएस में सबसे पहला प्रोडक्ट आप जीपीएम सिरप देना है, साथ में एसबीटीसी जूस देना है, और लिवर 1 कैप्सूल। मृगांक जी ने लिखा है कैलमेक डी के बारे में बताएं। इसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम और विटामिन डी है, और ये 30 साल या 35 साल में हर फीमेल को स्टार्ट करनी चाहिए। कैल्शियम की कमी हमारे इंडियन फीमेल्स में बहुत कॉमन है, और इसका रीजन विटामिन डी की कमी है। तो इसमें तीनों डाला गया है, जो आपके बोन्स को, दांतों को और मसल्स को, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस को, साथ में ये इम्यूनिटी में भी मदद करती है। सुबह जी ने लिखा है अक्सर लोग पूछते क्या डायबिटीज को जड़ से खत्म किया जा सकता है। पहले मैं जवाब दूंगा कि इसको जड़ से खत्म क्यों नहीं किया जा सकता एज पर मेडिकल साइंस, फिर हम सप्लीमेंट पर आएंगे। डायबिटीज की प्रॉब्लम का कारण है, आपको एक और फोटो दिखाते हैं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। पेंक्रियास के ऊपर में लिवर रहता है, जो लिवर से ढका रहता है। ये हमारा ड्यूओडेनम है। ड्यूओडेनम के आप लोग देख सकते हैं, ड्यूओडेनम लिखा है, ये जो इंटेस्टाइन का हिस्सा है ये ड्यूओडेनम है। इसके लेफ्ट साइड से लेकर
स्प्लीन के ऊपर तक लिवर कवर करके ऐसे रहता है, और ड्यूodenum के लेफ्ट साइड में गोल ब्लैडर और लिवर साथ में रहता है। ये जो पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज हमारे लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन बनाती है, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। यहाँ पे आपको हल्का हल्का नाम भी दिख रहा होगा। एक का नाम है इंसुलिन, एक का नाम है ग्लूकागॉन। ये दोनों ऑपोजिट काम करता है। जैसे इंसुलिन ग्लूकोज को यूज करने का काम करता है, ग्लूकागॉन इंसुलिन को जमा करने का काम करेगा, रिवर्स, ऑपोजिट। अब ये जो येलो कलर का आप एक छोटा सा ऑर्गन देख रहे हो, ये हमारा पैंक्रियास है। इसके अंदर में ग्रीन कलर का पाइप देख रहे हो, ये डक्ट बोला जाता है। ये पाइप एक लिक्विड को कलेक्ट करती है, और ये जो पाइप है, ये आप देख सकते हो कुछ नारंगी रंग के छोटे छोटे ग्लैंड के चारों तरफ वो पाइप, उसके अंदर में वो पाइप जाता है। ये जो ग्लैंड है, इसको डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेशन ग्लैंड आप कह सकते हो, या फिर ये हमारे लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती है। अब उसके आसपास में ब्लू कलर के फूल जैसा कुछ देख सकते हो, ये आइलेट्स हैं। इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहन कहा जाता है। इसमें दो तरह का, खास तरह का सेल्स होते हैं, एक है अल्फा सेल, एक है बीटा सेल। बीटा सेल हमारे लिए इंसुलिन बनाती है, और वो इंसुलिन ये ग्रीन डार्क की थ्रू से हमारे डिओडेनम में जाएगा, एंजाइम भी जाएंगे, और ये यहां से आप एक और चीज देख सकते हो, स्प्लीन के साथ कुछ पाइप कनेक्टेड है, वो पाइप भी हमारे खाद्य नली में जाएगा, ब्लड में, और वो ब्लड खाद्य नली के चारों तरफ रहता है, और यहां से वो इंसुलिन को लेके खाद्य नली में शेयर करेगा। अगर हमारे इस पैंक्रियास में कोई भी बीमारी हो, चाहे फैट ज्यादा जमा हो, इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, किसी भी कारण से अगर पैंक्रियास में कोई भी गड़बड़ी होती है, तो इंसुलिन के उत्पादन, एंजाइम्स के उत्पादन में दिक्कतें होंगी। क्योंकि ये ऑर्गन लिवर के साथ रहता है, तो लिवर में प्रॉब्लम होगा, लिवर में फैट ज्यादा होगा, इंसुलिन में, पैंक्रियास में भी फैट ज्यादा होने के चांसेस है। अब इस ऑर्गन में जब भी प्रॉब्लम होता है, तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो आपका ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाएगा, बॉडी उसको यूज नहीं कर पाएगी। एक कॉमन रीजन जो आजकल देखने को मिलता है कि आपका इम्यून सिस्टम जाने अनजाने में ये छोटे छोटे सेल्स पे, ग्लैंड्स पे, जैसे आप नाम देख सकते हो, एसिनर सेल्स, एक्सोक्राइन एसिनस, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, इन सारी चीजों पे हमला करता है, और उसके कारण पेंक्रियास हमारे लिए इंसुलिन नहीं बना सकती। ये पहला रीजन है डायबिटीज होने का। अब डायबिटीज में जो मेडिसिन दी जाती है, जैसे कॉमन मेडिसिन है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक ऐसा दवाई है जो हर डायबिटिक पेशेंट को दिया जाएगा। अब मेटफॉर्मिन का काम क्या है? मेटफॉर्मिन का काम है, ये ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करेगा। कैसे करेगा? ये एक तरह का सप्रेशन का काम करता है। सप्रेशन का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज पहुंचती है, और वहां में एनर्जी प्रोडक्शन होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया तक ग्लूकोज की पहुंचना यह कम करा देती है, या फिर इनडायरेक्टली ये लीवर को भी ग्लूकोज प्रोड्यूस करने से रोकती है, जिसके कारण आपके बॉडी में ग्लूकोज बनने का जो मैकेनिज्म है उसको बंद किया। मेटफॉर्मिन ने इंसुलिन को ठीक नहीं किया, बल्कि आपकी ग्लूकोज प्रोडक्शन को कम कर दिया। अभी ये मेटफॉर्मिन जब तक काम करेगा, 6 घंटा, 8 घंटा, तब तक आपकी इंसुलिन, आपकी ग्लूकोज थोड़ा कम रहेगा। जब इसका असर खत्म हुआ, फिर ग्लूकोज बढ़ने लगेगा। यानी इसका लेना देना पैंक्रियास के साथ, इंसुलिन के साथ नहीं है। इसका मतलब है आपके हाथ में चोट लगा और आपका हड्डी टूट गई, आपको पेन हुआ,
मैंने सिर्फ पेन का दवाई दिया, हड्डी को जोड़ने का दवाई नहीं दिया। तो उसी तरह से जो मेडिसिन हम यूज करते हैं वो सिर्फ ऑल्टरनेटिव तरीके से ग्लूकोज को कंट्रोल करती है, इंसुलिन को ठीक नहीं करती। दूसरा मेडिसिन जो सबसे कॉमन है वो है ग्लिमिप्राइड। ये इनडायरेक्टली थोड़ा सा हेल्प करता है, लेकिन इसका असर भी शॉर्ट टर्म है। ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पेंक्रियास को स्टिमुलेट करती है। यानी पेंक्रियास कमजोर है, हम उसको बोल रहे हैं कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाओ। उसको रिपेयर नहीं कर रहे, उस पर प्रेशर डाल रहे कि इंसुलिन की प्रोडक्शन को बढ़ाओ। दूसरा काम, ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को कम करता है। यानी जो भी दवाई हम लेते हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ऑल्टरनेटिव तरीके से ग्लूकोज की प्रोडक्शन को शॉर्ट टाइम के लिए कम करो या फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन को फोर्सफुली बढ़ाओ। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपके बीटा सेल्स कमजोर है, बीटा सेल्स को इन्फ्लेमेशन है, कोई कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण भी बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना रही है। तो यही रीजन है कि जो मॉडर्न सिस्टम और ट्रीटमेंट सिस्टम है हमारा, उससे डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकते। लेकिन जो प्रोडक्ट हमने बनाई है, डायबेटल वन, साथ में एक योंग फ्यूल, साथ में एक एसबीटीसी, एक लिवर वन कैप्सूल। योंग फ्यूल को आप ऑप्शनल भी रख सकते हो। डायबेटल वन, एसबीटीसी, लिवर वन, एक मल्टीविटामिन भी मदद करेगा। ये 4 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट अगर आपने अच्छे से 1 साल पूरा यूज किया तो ये संभावनाएं हैं कि आपकी बॉडी की इंसुलिन प्रोडक्शन बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए इस तरह से हम इसको रिवर्सिबल कह सकते हैं। किसी ने पूछा हार्ट का valve लगा हो और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना। आ, शायद आप ये कह रहे हो कि उनका जो हार्ट का एक्चुअल वाल्व था वो डैमेज हुआ तो उन्होंने एक्स्ट्रा वाल्व लगाया है। इस केस में देखो, जो वाल्व लगा है या फिर जो वाल्व डैमेज हो चुके उसको तो हटा दिया। जो वाल्व लगा है वो तो अच्छा काम करेगा, लेकिन ऐसे केसेस में और भी हार्ट की डैमेजेस होने का संभावना है। सो हार्ट वन से उनको फायदा हो सकता है। संजय जी ने लिखा 5 साल से खांसी रहती है। संजय जी, आपने कोई टेस्ट बेस्ट कराया? 5 साल से खांसी रहना, अगर ऐसे नॉर्मल ड्राई कॉफ है तो एलर्जिक हो सकती है। अगर आपने कोई स्पुटम टेस्ट कराया, कोई डॉक्टर का जांच करे, एक बार चैट बॉक्स में लिखना। किसी ने नाम नहीं लिखा तो आपका सवाल नहीं ले सकता। ओप्पो लिखा है। आरके जी, आप भी अपना नाम पूरा लिखें। एक और रियल में ही आपका सवाल भी नहीं ले रहा। दीपक जी ने एक सवाल पूछा, ये प्रोडक्ट कितना टाइम लेना होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने जो भी प्रोडक्ट्स बनाए उन प्रोडक्ट्स को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। पहला कैटेगरी है डिटॉक्सिफायर। अब डिटॉक्सिफायर हमें क्यों चाहिए? जो हमारे डेली लाइफस्टाइल है, जो खाना हम खाते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हमारा रहन सहन है, उसमें हमारे बॉडी में रोजाना बहुत सारे टॉक्सिन्स घुसती है। और टॉक्सिन्स हमारे बॉडी भी बनाती है फ्री रेडिकल्स। फास्ट फूड, जंक फूड, एल्कोहल, निकोटीन, टोबैको, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, प्रिजर्वेटिव्स, खाने में मिलावट, एग्रीकल्चर के प्रोसेस, इन सारे कारणों से हमारे बॉडी में रोजाना बहुत सारे टॉक्सिन जाते हैं, केमिकल जाते हैं। और हमारे बॉडी भी, जब जब हमारे बॉडी एनर्जी बनाती है तब तब हमारे बॉडी एक तरह का फ्री रेडिकल भी बनाती है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी के पास पर्याप्त परिमाण में एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। और एंटीऑक्सीडेंट बॉडी नहीं बनाती, ये आपको खाना पड़ेगा। लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, जैसे सेलेनियम, ओमेगा फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, ये जब तक आपके खाने में एनफ क्वांटिटी में नहीं होगा, आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। और ऐसे केसेस में कैंसर सेल्स बढ़ते हैं। तो आज ऑन एवरेज आप ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स की कमी है। तो पहला जो डिटॉक्सिफायर है वो इसी पर्पज से लेना है। हमारे पास 2-3 डिटॉक्सिफायर हैं जो प्योर आप डिटॉक्सिफायर कह सकते हैं। एसबीटीसी जूस, एबीपीटी प्लस, लिवर वन कैप्सूल। सो इनको आप
लगातार ले, पहला कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा कैटेगरी मल्टीविटामिन, जो हमारा डेली का खाने पीने का तरीका है, उसमें आयरन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी है, प्रोटीन की कमी है, बहुत सारे मिनरल्स की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। तो ये जो कमियां हैं ये धीरे धीरे बढ़ रही है, इसको आप अपने खाने पीने से ठीक नहीं कर सकते। तो दूसरा कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तीसरा है टारगेटेड प्रोडक्ट। 40 साल की उम्र में आपका वजन बढ़ गया है, उसके कारण आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, टारगेटेड प्रोडक्ट क्या होगा? वेट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट और जॉइंट्स की प्रोडक्ट। वेट मैनेजमेंट के लिए हमने ऑलरेडी बात कर लिया, फिटनेस वन, एसबीटीसी, कापकट वन, A1 लीन, एसेट्रा एसेट्रा। और जॉइंट्स के लिए टारगेटेड प्रोडक्ट क्या है? कैल्शियम, ऑर्थो वन, एसेट्रा। अगर कोई बहुत ज्यादा कंप्यूटर इस तरह के एनालिटिकल स्ट्रेस वाला काम करता है, उसके लिए टारगेटेड प्रोडक्ट होगा ब्रेन वन का प्रोडक्ट देना है। एंड नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, ये जो खाने में टॉक्सिन्स हैं, ये कितने साल में हमारे समाज में सही हो जाएगा? आने वाले 1 2 3 4 साल में ये ठीक नहीं होगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। मुझे लगता नहीं कि 10 साल से पहले खाने में मिलावट, टॉक्सिन्स, पॉइजन, हार्मफुल केमिकल्स खत्म होने वाले हैं। यानी डिटॉक्सिफायर आपने अगले 10 साल में भी बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसको लेने का तरीका है। आप पहला 6 महीना कॉन्टिन्यूअसली ले, उसके बाद हर 3 महीने में कम से कम एक बार ले। लेकिन सबसे अच्छा होगा, जैसे अभी पहला 6 महीना या फिर 1 साल आप 2 टाइम ले रहे हैं, उसके बाद 6 महीने 1 साल के बाद आप एक टाइम करके ले लो, उसके बाद हर ऑल्टरनेटिव डे पे लो, उससे ज्यादा कम नहीं करना है, उससे कम नहीं करना है। सो डिटॉक्सिफायर आप बंद नहीं कर सकते, मल्टीविटामिन भी बंद नहीं कर सकते, क्योंकि खाने पीने में न्यूट्रिशन की कमी हमेशा ही होगा। सो इसको भी आप साल भर या फिर कम से कम 6 महीना लगातार लें, उसके बाद एवरी ऑल्टरनेटिव डे पे आप ले सकते हैं। और इस 1 साल के दौरान अगर आपने यंग फ्यूल भी लिया, उसके बाद जो टारगेटेड प्रोडक्ट्स है, टारगेटेड प्रोडक्ट 6 महीना साल भर लेने के बाद आप बंद कर सकते हो, क्योंकि एक बार आपकी ऑर्गन की जो भी डैमेज है, जो भी चैलेंजेस है, वो एक बार रिकवर हो जाए तो डिटॉक्सिफायर और मल्टीविटामिन से उसको मदद मिलती जाएगी। सो 6 महीने से लेकर साल भर तक सारे प्रोडक्ट्स को कंटिन्यू करें, उसके बाद ऑल्टरनेटिव डे पे लेते रहें। मंजू जी ने लिखा है कि किसी के पेट में अल्सर है, 51 है, कुछ भी लिक्विड पियेंगे तो वॉमिट से बाहर निकल जाती है। मुझे डाउट है, ये सिर्फ अल्सर तो नहीं है। पेट में अल्सर होने से मेलिना भी हो जाएगा, स्टूल में ब्लड आएगा, खाने के बाद तुरंत वॉमिटिंग का एक कारण गोल ब्लैडर स्टोन भी हो सकता है। आप थोड़ा डिटेल में पता करें मंजू जी, फिर हम डिस्कस करेंगे। अशोक हवेलीकर जी ने पूछा कार्ब कट वन और डायबिटल वन का फंक्शन क्या है? कार्ब कट वन कार्बोहाइड्रेट में से जो ग्लूकोज बनता है खाने के बाद, उसको ब्लड में रिलीज होने का टाइम को धीरे धीरे रिड्यूस करेगा। आप मान लो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज विल बी डिलेड। आपने खाना खाया, जनरली 1 2 घंटे में सारा ग्लूकोज ब्लड में पहुंच जाती है। कार्ब कट वन से सारा ग्लूकोज 1 2 घंटे में ब्लड में नहीं पहुंचेगा, वो अगले 6 7 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके पहुंचेगा। यानी जो पीपी ब्लड शुगर होता है, पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज, जो खाने के बाद बहुत बढ़ जाता है, कार्ब कट से वो कम होना, वो कम दिखेगा आपको, खाने के बाद ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। और डायबिटल वन ब्लड शुगर को कम करना, पैंक्रियास को ठीक करना, कॉम्प्लिकेशंस को कम करना, इंसुलिन को रिपेयर करना, बीटा सेल्स को रिपेयर करना, ये सारा काम करता है। मधु जी ने लिखा कैन वी गिव एन ओंको इन ब्लड कैंसर? जी मधु जी, बिल्कुल दे सकते हैं। गीता जी, आपका सवाल नहीं समझा। किसी ने लिखा बार बार लिवर फैटी क्यों होता है?
और हर 6 महीने के 6 या 12 महीने के बाद जॉन्डिस होता है। फैटी लिवर का सबसे कॉमन रीजन है आप फैटी फूड ज्यादा खाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, आप ऐसा खाना ज्यादा खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फैट हो, आप घर में कुकिंग में भी बहुत ज्यादा फैट यूज करते हैं, या फिर बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन फैट खाते होंगे, फास्ट फूड जंक फूड ज्यादा लेते होंगे, आपका वजन ज्यादा होगा। तो पहला काम, 6 महीने तक कम से कम फैट खाएं। तेल मसाला नॉन वेज फैटी फूड को आधा कर दें, और फर्स्ट 1 मंथ हो सके तो बॉयल खाएं। वजन को कम करें, बाहर का खाना बंद, रेस्टोरेंट बंद। साथ में एसबीटीसी जूस, लिवर 1 कैप्सूल, krill 1। और अगर वजन ज्यादा है तो वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट भी आप स्टार्ट करें। अश्विनी जी ने लिखा है हाइपर एसिडिटी। एसिडिटी के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, थोड़ा सा ब्रीफिंग करता हूँ। हमारा पेट में एसिड बनता है, और वो एसिड हमारे खाने को पचाता है। अब ये एसिड एक रिफ्लेक्स है, यानी ऑटोमेटिक तरीके से बनना शुरू होता है। आप लोगों को अगर मैं अभी बोलूं बहुत टेस्टी इमली का चटनी, तो मुंह में पानी आ जाता है। ये रिफ्लेक्स है। तो जब भी हम अच्छा खाना के बारे में सोचते हैं, या उसको खुशबू लेते हैं, या फिर उसको देखते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है, ये पेट में एसिड बनाना शुरू कर देता है। तो जब हम खाना चबाना शुरू करते हैं, पेट में एसिड बनना शुरू होता है। और ये एसिड इसलिए बना रहता है क्योंकि जब आप खाना खाओगे, वो खाना पेट में जाएगा, एसिड उसको हजम करने में मदद करेगा। अगर अभी आपने बहुत लंबे टाइम तक खाना नहीं खाया, तब भी पेट में थोड़ा बहुत एसिड जमा रहता है। ये एसिड पेट की जो अंदर का वॉल है, एक बार थोड़ा सा आपको स्टोमक एनाटोमी भी दिखाते हैं। ये फोटो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, जो लेफ्ट साइड का फोटो उसको देखना। जब हम खाने के बारे में सोचते हैं, तो ब्रेन से सिग्नल जाता है हमारे स्टोमक में, और उससे एसिड प्रोडक्शन शुरू होती है। और ये हमारा स्टोमक है, राइट साइड में जो फोटो आप देख रहे हो, ये स्टोमक का अंदर का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर में एसिड बनते रहता है, इसके अंदर में एसिड बनते रहता है। और ये एसिड खाने को हजम करने में मदद करता है। लेकिन अगर आपके पेट में खाना नहीं है और अगर सिर्फ एसिड है, तो वो एसिड आपकी पेट को भी खा सकता है। लेकिन ऊपर वाले ने एक और बहुत अच्छी चीज बना के दी है हमारे पेट में। पेट का जो अंदर का वॉल है, उसके ऊपर में एक मोटा म्यूकस लेयर होता है। म्यूकस मतलब एक चिपचिपा पदार्थ जो बलगम जैसा होता है। उसके रहने के कारण एसिड आपके स्टोमक के अंदर के वॉल तक नहीं पहुंच सकता। आप में से जितने भी लोग पेन किलर्स खाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जब भी आप नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, पेन किलर जैसे पैरासीटामोल, निमोसिलाइड, ब्रूफेन, नेलोक्सन, इस तरह का कोई भी आप पेन किलर लेते हो, डाइक्लोफिनेक, उन मेडिसिन का एक कॉमन साइड इफेक्ट है, वो म्यूकस की प्रोडक्शन को बंद कर देता है। यानी पैरासीटामोल लेने से गैस्ट्रिक स्टोमक के अंदर के वॉल में जो चिपचिपा बलगम बनता है, वो बलगम बनना बंद हो जाती है। ऐसे में वो एसिड आसानी से आपकी पेट की वॉल को जला सकता है। इसीलिए डॉक्टर आपको पीपीआई भी देता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटोप्राजोल। अब पेंटोप्राजोल उल्टा काम करता है, वो एसिड की प्रोडक्शन को ही बंद कर देता है। तो गैस्ट्रिक होने का सबसे पहला कॉमन रीजन है, जब आप खाने के बारे में सोचते हो, एसिड प्रोडक्शन होता है लेकिन आपने खाना नहीं खाया, यानी च्युइंगम खाया, तंबाकू लिया, ये दोनों कॉमन रीजन है एसिडिटी बढ़ाने का। दूसरा, स्ट्रेस एंजाइटी में भी एसिड प्रोडक्शन बढ़ती है। तीसरा, जब आपका एसिड बढ़ा हुआ है, उसमें आपने तेल मसाला मिर्चा ज्यादा खा लिया, ये और ज्यादा डैमेज करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? पहला रूल, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना खाओ ताकि एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। दूसरा, तेल मसाला जितना हो सके कम करें। रेड चिलीज,
फास्ट फूड, जंक फूड, बाहर का खाना जितना हो सके कम करें। उसके बाद इंपॉर्टेंट, खाने के साथ बहुत ज्यादा पानी ना पिए। खाने से आधा घंटा पहले, खाने से आधा घंटा के बाद। और आखिर में, डिनर छोटा रखना है। डिनर बड़ा करने से रात को डाइजेशन वैसे भी स्लो होती है। रात को 8-9 बजे का अगर आप डिनर करोगे, हेवी करोगे, उसको पचने में बहुत टाइम लगेगा और अगले दिन आपको हेवी हेवी लगेगा। तो ये सारे कॉमन रीजन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं, सुबह उठ के खाली पेट में 30 ml एवीबीटी जूस। रात को भी सोने से पहले 20 से 30 ml एवीबीटी जूस। दूसरा है लिवर वन कैप्सूल। ये दोनों प्रोडक्ट। और खाने पीने में आप ध्यान रखोगे तो आपके एसिडिटी कंट्रोल में रहेगा। वीरेंद्र जी ने के पूछा, लाइपोमा में क्या देना है और क्यों होता है। लाइपोमा एक तरह का, ये कोई हार्मफुल चीज नहीं है। आपके बॉडी में अगर फैट ज्यादा हो जाए तो स्किन के नीचे कहीं कहीं मोटा मोटा दाने दाने जैसा बनता है, बड़ा बड़ा बॉल जैसा दिखता है, उसको लाइपोमा कहते हैं। वो सिर्फ फैट से बना, इससे नुकसान नहीं होता। सो इसका कोई भी खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं है। ये थोड़ा बहुत, आप लोगों ने एक सेशन का नाम सुना होगा। हमने एक सेशन किया था जहां में हमने ये कहा था कि फैट अगर आपके सबक्यूटेनियस लेयर से बाहर चला जाए तो वो अपने इम्यून सिस्टम द्वारा हमला किया जाता है। तो जब हमारे बॉडी में एक्सेस फैट होता है और अपने दायरे से बाहर चला जाता है तो उस पर हमला होता है। तो एक तरह का ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स भी कहा जा सकता है। तो ये हार्मफुल नहीं है, इसको आप रख सकते हो। अगर इसका इलाज करना है तो लाइपोसक्शन से इसको किया जा सकता है। गुंजन जी ने लिखा है, पैरों के तलवे में दर्द होता है, ये हड्डियों के कारण भी हो सकता है, कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकता है। 40 साल की उम्र है, 70 kg उनका वजन है। आप उनको एक ऑर्थोवान और एक अमेजिंग 40 दे सकते हैं, साथ में कैलमैक्टी। महेश्वर जी ने लिखा, सीओपीडी में कौन सा प्रोडक्ट दिया जा सकता है। सीओपीडी का मतलब है सांस लेने की तकलीफ। और ये कोविड के वजह से ज्यादा हुआ, एयर पोल्यूशन डस्ट से भी ज्यादा होता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। आप इसमें लंग्स फ्यूल, एक वन टस और फिटनेस वन, ये 3 प्रोडक्ट दे सकते हैं। सुभाष जी ने लिखा, एक महिला है 40 ईयर प्लस का, जिसे एम्प्टी स्टोमक में 400 प्लस है और थायराइड भी है। डायबिटीज के सप्लीमेंट सभी चल रहा है, पर एक समय है एक समय एक समस्या कि जब वो एसबीटीसी जूस पीती है तो पीरियड टाइम से पहले हो जाती है और बॉडी बहुत वीक फील करती है। सुभाष जी, 40 साल की उम्र से वो मेनोपॉज की पीरियड में आ गए। अभी एसबीटीसी नहीं लेने से भी उनका पीरियड कभी मिस होगा, कभी ज्यादा होगा, कभी ओवर ब्लीडिंग होगा, कभी कम ब्लीडिंग होगा। ये मेनोपॉज के सिम्टम है। आप बाकी प्रोडक्ट्स के साथ अमेजिंग 40 भी ऐड कर दीजिए। गोपाल जी ने लिखा है, HLA-B27 पॉजिटिव है, कौन सा प्रोडक्ट देना है। ये एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का एंटीबॉडी है। इससे, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है और ये आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते एज पर मेडिकल साइंस। रिवर्स नहीं कर सकते। इनकी बॉडी ये चीज बनाती है, ये एक एंटीबॉडी है। और एंटीबॉडी तब बनती है जब बॉडी डिफेंस में किसी पे हमला करती है। मान लो एक हथियार का नाम है, जैसे हमारे पास मिसाइल्स है, दुश्मन ने हम पे हमला किया, हमने एक मिसाइल छोड़ा, अग्नि। वो मिसाइल एक हथियार का नाम है। HLA-B27 एक एंटीबॉडी, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का एक हथियार का नाम है। अब ये हथियार इसलिए बनता है क्योंकि इसके पास, आप मान लो एक जेनेटिक फैक्टर है, उसके पास एक जेनेटिक गड़बड़ी है कि वो ये बनाएगा ही बनाएगा। इससे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है, जिसपे रीढ़ की हड्डी फ्यूज हो जाती है, बांस जैसा सीधा उसको आपस में फ्यूज हो जाएगा। तो डॉक्टर उसको कुछ एंटीजेंस देंगे या फिर इसके खिलाफ एक एंटीबॉडी के इंजेक्शन देते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट आप कराएं, साथ में आप सिर्फ A9 onco दे सकते हैं, वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर है।
सतवन जी ने लिखा है किसी को विटिलिगो है काफी टाइम से, 3 में से ये प्रोडक्ट ले रहे हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिला। विटिलिगो आप सभी को बता दूं, ये जेनेटिक डिजीज है जहां पे आपका स्किन मेलानिन की प्रोडक्शन को कम कर देती है। बहुत सारे कारणों से हो सकता है, ये ऑटोइम्यून भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, और स्किन की सेल्स की गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है। वो आपकी स्किन की सेल्स मेलानिन को बनाना बंद कर देती है, और मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत लंबा मैकेनिज्म पे बनती है। आपके सेल में सनलाइट आएगा, वहां से मेलानोसाइट रिलीज होगा, मेलानोफोर सेल्स हैं, इस तरह से एक साइकिल में मेलानोसाइट्स से मेलानिन बनती है। अब बहुत सारे लोगों को आप देखोगे फेस पे यहाँ पे सफेद हो जाती है, इसको विटिलिगो कहा जाता है। विटिलिगो के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड पहला प्रोडक्ट है वो है लगाने वाला प्रोडक्ट, उसके बाद खाने वाला प्रोडक्ट। लगाने वाला प्रोडक्ट में पूरे बॉडी के लिए आप क्वार्ट्ज के साबुन लगाओ, पूरे बॉडी में आप लोशन लगाओ, और फेस पे सिंपली जिम का सीरम, 3 प्रोडक्ट हो गया। कभी कभी ऑल्टरनेटिव भी एलोई जेल भी लगा सकते हैं। कभी आपने क्वार्ट्ज का लोशन लगाया, कभी कभी एलोई जेल भी लगाया। ऑल्टरनेटिव करना, एक दिन वो एक दिन वो। खाने के लिए सबसे पहले एबीबीटी जूस या फिर एसबीटीसी जूस, दोनों में से एक। उसके साथ एक मल्टीविटामिन, स्वीट 18, अमेजिंग 40 या फिर एवरीडे 1। कोलाजन इसमें खास मदद तो नहीं करेगी, यंग फ्यूल कर सकती है। सो ये 4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट प्लस यंग फ्यूल आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। मोहम्मद आलम जी ने पूछा है कि ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करें। ब्लड प्रेशर मेंटेन करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है। 30-35 के उम्र तक 120/80 नॉर्मल है। 30-35 के बाद 130 और 85 नॉर्मल माना जाएगा। 40 के आसपास में 130 और 85 प्लस नॉर्मल बना जाएगा। 50 के आसपास में 140, 145 और 90 नॉर्मल माना जाएगा। यानी बढ़ती उम्र के साथ आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ेगा, यह नॉर्मल कहा जा सकता है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले खाने में से कुछ चीजों को हटाना पड़ेगा। नमक, नो एक्स्ट्रा सॉल्ट, नो फास्ट फूड, जंक फूड, आउटसाइड फूड। तेल मसाला जितना हो सके कम करें। अगर आप 5 लीटर तेल यूज करते 1 महीने में, आप उसको 2 लीटर में लेके आए। स्मोकिंग को अवॉइड करें, अल्कोहल को अवॉइड करें। प्रोडक्ट्स में सबसे पहला प्रोडक्ट हार्ट वन, दूसरा एबीबीटी प्लस, तीसरा क्रिल वन, ये 3 प्रोडक्ट यूज करें। किसी ने पूछा थायराइड 1 वुमेन 1 को कैसे दें, 40 प्लस को। थायराइड 1 सुबह शाम एक एक देना, और वुमेन 1 सुबह शाम 15-15 या 10-10 ml उनके बॉडी वेट के हिसाब से आप दे सकते हो। कैलमेक डी पर डे कैसे लेना है। 35 एंड अबव जो लेडीज हैं, 35 साल की उम्र के जो लेडीज हैं, अगर उनके बॉडी में कैल्शियम कम ना भी हो तब भी रात को सोने के टाइम में एक कैल्शियम दे देना। जिनमें कैल्शियम या विटामिन डी दोनों की या फिर किसी एक की बहुत ज्यादा कमी है, आप उनको रात को सोने के टाइम में 2 टैबलेट देना। ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी में भी ग्रोइंग चिल्ड्रन को 1 टैबलेट, और प्रेगनेंसी में आप 2 टैबलेट दे सकते हो। इस तरह से आप सजेस्ट कर सकते हैं। अनिल जी ने लिखा बार बार हेमोग्लोबिन कम होता है। बार बार हेमोग्लोबिन कम होने का बहुत सारे कारण हो सकता है। पहला, कि वो आयरन रिच फूड नहीं लेते होंगे, या फिर उनको हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, आरबीसी की प्रॉब्लम हो, ए प्लास्टिक, इस तरह का कोई, या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, या फिर किडनी की प्रॉब्लम हो, या फिर बोन मैरो को प्रॉब्लम हो। कारण कोई भी हो, एक बार पता कर लेना, और आप उनको हेमोफोर्टिन स्टार्ट करें। संभावी चंद्रा जी ने अभी एक सवाल पूछा, जस्ट मैंने इसका आंसर दिया कि
रेड ब्लड सेल नहीं बनता तो उसको क्या दे सकते हैं आप? उनको हेमोफोर्टिन दे दीजिए, और एक फिटनेस वन। सुभाष जी ने पूछा है, किसी हेल्दी पर्सन को न्यूट्रिशन के लिए कैसे समझाएं? बहुत आसान है। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत किताब है, ओरिएंटेशन कैटलॉग। कोई बंदा अगर हेल्दी है, लेकिन उसका जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप उसका काउंसलिंग करें। और काउंसलिंग करने का पूरा प्रोसेस हमारे ओरिएंटेशन कैटलॉग में लिखा है। आप उनसे डिटेल में बात करें, 1 घंटा लगेगा। तो एज पर ओरिएंटेशन कैटलॉग जब आप उसका काउंसलिंग करेंगे, फिर आप उनको प्रोडक्ट तक लेके आएंगे, वो आपका प्रोडक्ट लेना पसंद करेंगे। नीलेश कुमार दत्ता ने पूछा, यंग फ्यूल लेने का सही समय वो तरीका? सुबह उठ के खाली पेट में आप यंग फ्यूल ले लो। 2 घंटे तक आप फिजिकल एक्टिविटी करें, और 2 घंटे के बाद आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना ले सकते हैं। एक सवाल आया, A1 वेगन। A1 वेगन मतलब आप वेगन वन के बारे में पूछ रहे होंगे। हमारे पास दो प्रोटीन है, एक का नाम है वेगन वन, एक का नाम है A1 लिन। जो वेगन वन है वो सिर्फ प्रोटीन है, उसमें दूसरा कुछ भी नहीं है। और जो A1 लिन है, उसमें प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, एक्सेट्रा। सो अगर किसी को बॉडी में प्रोटीन की कमी है, आप सिर्फ A1 लिन दे सकते हैं। अगर किसी को वेट मैनेजमेंट करना है, तो आप A1 लीन डिनर में ले सकते हैं, उसके साथ वेगन वन मिक्स कर सकते हैं। अगर किसी को वजन बढ़ाना है, तब भी आप दोनों को मिक्स करके खाने के बाद ले सकते हैं। जो बहुत सोच समझ के खाते हैं, हर तरह का खाना नहीं खाते, आप A1 लीन को कैरी करें। आप जब बाहर जाते हो, आपको रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं है, आप गर्म पानी में, ठंडा पानी में आप A1 लिन का 2 चम्मच मिक्स करें, उसको पी सकते हैं। उसमें आप ड्राई फ्रूट्स, केला वगैरह मिक्स करके शेक बना के भी पी सकते हैं। ये कंप्लीट लंच हो गया आपका। तो A1 लीन कंप्लीट मील है, उसमें सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट डाल दो। और वेगन वन सिर्फ प्रोटीन है। सीमा जी ने लिखा है, वॉमिटिंग में ब्लड आने का रीजन क्या है? बहुत सारा हो सकता है। अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक, पेट का वॉल में इंफेक्शन हो सकता है, और उसमें रप्चर हो सकता है, लिवर डिजीज भी हो सकता है। और बहुत बार खांसी के साथ भी ब्लड आता है, और वो खाने की नली से नहीं, सांस लेने की नली से भी आ सकता है। ट्रेकिया में इंफेक्शन हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। सो टेस्ट कराना होगा। तरका जी ने लिखा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कब लॉन्च हो रहा है? अ, फिलहाल हम इस फोकस में नहीं, क्योंकि हमारा प्योर फोकस है एडवांस न्यूट्रिशन। एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है, उसमें आप बहुत ज्यादा साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो न्यूट्रिशन हम बनाते हैं, हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स, इसमें बहुत साइंस यूज होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको पाइपलाइन में रखे हैं, बट फिलहाल ये प्रोडक्शन का प्लान तो इस वक्त नहीं है। जजबीर जी ने लिखा, जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, 28-29 साल का, तो उसको क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं? आप उनको एक I1 दे सकते हैं और एक ब्रेन वन दे सकते हैं। प्रणब जी ने लिखा, यंग फ्यूल का रिजल्ट कितने दिन में दिखेगा? पहले दिन में ही आपको पता चल जाता है कि आपका एनर्जी बढ़ने लगा है। वो आपको डे वन में पता चलेगा। 1 महीने में आपको एनर्जी, आपकी लुक, आपकी स्किन, आप इंटरनली आपकी जो खुद की एक्सपीरियंस है, आप फील करोगे यू आर मोर एनर्जेटिक, मोर एक्टिव। और इसको फर्स्ट टाइम 1 साल के लिए लगातार यूज करें, इफ यू आर नियर अबाउट 40 और समवेयर 40+। उसके बाद आप उसको डोसेस को कम कर सकते हैं। गीता जी, आपका सवाल मैं अभी भी नहीं समझ पाया।
गीता, मेरा सवाल का जवाब फाइबर, आयना, प्लेटलेट डाउन, वाटर कम, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। शायद आप ये पूछ रहे हो कि फाइबर, प्लेटलेट डाउन है और हेमोग्लोबिन कम है। आप दोनों केसेस के लिए आप हेमोफोर्टिन ले सकते हैं। तारका जी ने फिर से तुलसी ड्रॉप के बारे में पूछा। मैडम, आप जहां से आप जहां से भी तुलसी ड्रॉप यूज कर रहे हैं आप वहीं से करें। तुलसी ड्रॉप में हम कोई साइंस उसमें एड ऑन नहीं कर सकते, ये कॉमन प्रोडक्ट है, आप कहीं का भी यूज कर लो। आई थिंक हमने तुलसी कुछ प्रोडक्ट्स में ऐड किया है। वन टच में है, शायद फिटनेस वन में भी है, ओसिमम सेंटम उसका साइंटिफिक नाम है। हमारे एक दो प्रोडक्ट में तुलसी हमने रखा है, बट ये हमारा पाइपलाइन में नहीं है। गोपाल जी ने लिखा Rh फैक्टर 25 है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आप A9 अंको दीजिए, उसके बाद ऑर्थो 1। जुबर अली ने लिखा है, किसी को 3 मई से घुटने का दर्द है, कुछ प्रोडक्ट दिया था अभी तक आराम नहीं हुआ, उनका नाम और उनका वजन भी एक बार लिखें। मुझे लगता है ऑर्थो 1 का डोज कम हो गया होगा, उनका डोज बढ़ाने होंगे। अभी भी 30 सवाल है। इतना सवाल का जवाब अभी नहीं दे पाऊंगा, वी आर ऑलमोस्ट ओवर विद टाइम। सो ज्यादातर कॉमन सवालों का हमने जवाब दे दिया है, और भी बहुत सारे जो सवाल अभी है इसमें, तो सिमिलर सवाल ही था। जो सवाल का जवाब नहीं मिला हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसका जवाब देंगे। आज रात को फीमेल सेशन में हम लोग फीमेल की हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं।